नमस्कार, साहित्य तक में मैं हूँ जयप्रकाश पांडे और इस खास एपिसोड में जब मैं एक बहुत ही यूनिक पुस्तक, एक उम्दा किताब के साथ उपस्थित हूँ जिसका नाम है 1946 लास्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी। यानी 1946 में एक आज़ादी की लड़ाई ऐसी लड़ी गई थी जो समुद्र में भी लड़ी गई थी, धरती पर भी लड़ी गई थी और वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आखिरी संघर्ष था। एक अद्भुत घटना थी जो एक व्यापक क्षेत्र में बॉम्बे से शुरू हुई और कराची और कोलकाता तक पहुंची। इतनी ऐतिहासिक घटना को जो सम्मान मिलना चाहिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के रूप में, उसके नायकों का जो सम्मान होना चाहिए, वह सम्मान उन्हें मिला या नहीं मिला। जो तथ्य हैं, इतिहास है, वह यह कहता है कि उन्हें वह सम्मान नहीं मिला। इसी पुस्तक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रमोद कपूर जी। प्रमोद कपूर जी भारतीय प्रकाशन जगत के सबसे प्रतिष्ठित प्रकाशकों में शुमार होते हैं। वे उन लोगों में हैं जिन्होंने केवल भारत में ही नहीं बल्कि एशिया में प्रकाशन उद्योग को एक नई दिशा दी। जो उन्होंने काम किया वह प्रकाशन के क्षेत्र में मील का पत्थर माना जाता है। रोली बुक्स के मालिक हैं, उसके प्रकाशक हैं और एक बेहतरीन लेखक हैं, एक बेहतरीन शख्सियत हैं। इनके संबंधों का दायरा बहुत विस्तृत है, पूरी दुनिया में है। कपूर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है साहित्य तक। मैं अपने दर्शकों और श्रोताओं को बता दूं कि आपने बहुत सारे काम किए, ऐसे काम किए। भारत में जो कॉफी टेबल बुक आपने सुना होगा, या जो सुंदर किताबें दिखती हैं जो टेबलों पे रहती हैं बड़ी बड़ी जगहों पे, बड़ी लाइब्रेरियों में और बड़े होटलों में, बड़े ग्रंथालयों में, बड़े लोगों के घरों में, उनकी शुरुआत एक तरह से रोली बुक्स ने की थी, प्रमोद कपूर जी ने की थी, आपके प्रकाशन समूह ने की थी। इसके अलावा आपने जिन किताबों पे बहुत गहरा काम किया, जिनका एक नाम है पूरी दुनिया में, जिन कामों के लिए जाना जाता है, आपको देन एंड नाउ सीरीज करके एक श्रृंखला है आई थी। इसके अलावा मेड फॉर महाराजाज ये श्रृंखला थी। गांधी जी पर एक बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ है, गांधी एंड इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी। ये पूरी दुनिया में जाना गया काम रहा है। आपको ढेर सारे पुरस्कार मिले हैं, जिनमें नाइट ऑफ द लीजियन ऑफ ऑनर, ये जो है बहुत ही हाईएस्ट सिविल एंड मिलिट्री अवार्ड है फ्रांस का। मैं सामान्य तौर पर किताबों के बारे में चर्चा करता हूँ। यह किताब पढ़ते हुए जिस तरह की अनुभूति हुई, जिस मार्मिक और आत्मिक दौर से मैं गुजरा, कई बार आक्रोश, कई बार करुणा, कई बार राष्ट्रभक्ति और भारतीय राजनीति का वह फलक जिस पर हमें लगता है कि जिन लोगों को हम लौह पुरुष, राष्ट्रनायक, पता नहीं किन किन आदर्शों और सम्मान से नवाजते हैं और शायद वो उसके हकदार भी हैं, उन लोगों ने भी आजादी के दीवानों के प्रति, उन उत्साही युवकों के प्रति जो हमारी सैन्य नौसेना के एक बड़े हिस्से का अंग थे और जिन्होंने अपने योगदान से उस आंदोलन को एक दिशा दी, ऐसी दिशा दी कि अंग्रेज वाकई डर गए, ब्रिटिश शासन डर गया। उनके साथ न्याय क्यों नहीं कर पाए, इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे और इस किताब के संदर्भ में चर्चा करेंगे और प्रमोद कपूर जी से यह आग्रह करेंगे, चूंकि यह किताब अंग्रेजी में है, हालांकि अंग्रेजी में लिखी गई है लेकिन उसकी भाषा ऐसी है कि जो भी विश्वविद्यालय का छात्र है, इतिहास का शोधार्थी है, राजनीति विज्ञान का छात्र है, या जिसको भी स्वतंत्रता आंदोलन में समझ है, रुचि है, वह इसे पढ़कर समझ सकता है। फिर भी मैं ये अनुरोध करूंगा कि ये किताब जल्दी से हिंदी में आए। तो मैं कपूर सर आपसे ये जानना चाहता हूँ सबसे पहले कि आप
इस किताब के प्रति इतना व्यस्त समय में आपका जिस तरह का काम है, उसमें आपकी व्यस्तताएँ रहती हैं। आपके दिमाग में सबसे पहले कब आया कि मैं इस किताब को लिखूँगा और इस किताब को लिखने की वजह क्या थी? पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कि हमें ये अवसर दिया आपने कि आज तक जैसे प्लेटफ़ॉर्म में मुझे ना निमंत्रित किया और इतनी अच्छी-अच्छी बड़ी बातें हमारे लिए कही, पता नहीं मैं उसके लिए हकदार हूँ कि नहीं, लेकिन बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद उसके लिए। अम, एक किताब किताबों का खाली एक व्यवसाय ही नहीं, बट किताब के साथ कुछ मोह है और ये शुरू से ऐसे रहा है। अब मैं कह सकता हूँ बचपन से रहा है। तो जब ये देखा कि भाई अब ये जो व्यवसाय है हमारी पब्लिशिंग का, प्रकाशन का, वो अगली पीढ़ी को जाना चाहिए, तो अपने आप को आदमी धीमे-धीमे धीरा करके दूसरे साइड देखने लगता है। उसी संदर्भ में मैंने लिखने की कोशिश किया। तो करीब ये हो गया 10-12 साल पहले मैंने शुरू किया गांधी जी की एक सचित्र जीवनी पर, एक जो आपने अभी बताया कि इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी पर। तो मैंने कहा ये नहीं होगा कि खाली फ़ोटोग्राफ अच्छे निकाल के, नायाब रेयर फ़ोटोग्राफ्स निकाल के उसका कैप्शन लिख दूँ। मुझे खुद शोध करना चाहिए, ये नहीं कि 10 किताब पढ़ के और उसके निकाल के कर दें। तो मेरे बड़े पुराने मित्र थे, अब वो बेचारे गुज़र गए। सबने नाम सुना था उनका, प्रोफ़ेसर मुशर्रिफ हसन साहब थे। जी, तो वो जी। हमारे बड़े अच्छे मित्र थे, उनसे मैंने कहा भाई ये करना चाहते हैं। उनको पता था कि मेरी इतिहास में रुचि है। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, सबसे पहले तुम तो गांधी जी का 100 वॉल्यूम का कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी पढ़ो। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई। हमने ये मुझे नहीं अंदाज़ था कि 100 वॉल्यूम मतलब ये कम से कम 50,000 60,000 पेज होंगे। तो जी। फिर भी पढ़ना शुरू किया, लेकिन जब पढ़ना शुरू किया तो उसमें बिल्कुल जैसे कहते हैं लुप्त हो गया, जब उसके अंदर चला गया बिल्कुल, और गांधी जी लगता हमारे अंदर आ गए। और जब गांधी जी किसी के अंदर आते हैं तो निकलते नहीं कभी, वो हमेशा उनको उसके अंदर जहन में, दिमाग में, बॉडी में, सब जगह रहते हैं। इस तरह से सिलसिला शुरू हुआ और जब ये करीब 100 वॉल्यूम है, तो जब हम करीब 79-90 वॉल्यूम, 89-90th वॉल्यूम में पहुँचे, तो वहाँ पर एक मुझे कुछ इनके गांधी जी और सरदार पटेल का, और गांधी जी और कुछ और कांग्रेसी उन लोगों के साथ उनका पत्र व्यवहार मिला, जिसपे उन्होंने कुछ चिट्ठियाँ लिखी थी एक दूसरे को। उसमें जिक्र एक चिट्ठी का ये आया कि सरदार पटेल ने गांधी जी को लिखा कि भाई इस तरह की नौसेना का ये हो रहा है यहाँ पर, मैंने मना किया है कि जवाहरलाल जी को, जवाहर को, उस समय जवाहर बुलाते, उनसे बहुत छोटे थे, तो जवाहर को कहा यहाँ ना आए बम्बई, लेकिन फिर भी मेरी बात नहीं सुन के वो आ रहा है यहाँ पर। आने दीजिए, अब जब आ रहा है देखा जाएगा वो, लेकिन उसका आना जो है वो आग में घी की तरह काम करेगा। तो ये यहाँ से थोड़ी सी मुझे एक वो लगा कि भाई कोई ये इतनी छोटी सी चीज़ नहीं होगी, कोई होगी बड़ी। लेकिन फिर भी तब तक मेरी जीव, और फिर मुझे उस समय जुडिशियसली ये लगा क्योंकि ये शायद ये चीज़ गांधी जी की जीवनी में फिट नहीं होती है, तो मैंने उसको उसमें उसमें उसका चर्चा नहीं की। तो इस तरह से मुझे पहला इंट्रोडक्शन म्यूटनी पर मिला। लेकिन ये कहीं ना कहीं बात दिमाग में रह गई थी और दिल में रह गई थी कि शायद मैंने कोई बड़ा हिस्सा छोड़ दिया है। तो जब और एक थोड़ा सा ये होता है, गिल्ट होता है कि भाई देखो इतनी बड़ी चीज़ थी, जब थोड़ा पढ़ना, और हमने किताब में नहीं लिखा गांधी जी की जो जीवनी, उसमें बिल्कुल भी जिक्र भी नहीं किया। तो ये हुआ कि भाई अब मुझे मैंने कहा इसको और पढ़ते हैं, और जितना मैं पढ़ता गया उतना ज़्यादा उसमें अंदर जाता गया, और उतना ज़्यादा मतलब उसके साथ लगाव हो गया कह लीजिए, या उसके साथ इतना मतलब उसके अंदर बिल्कुल मुग्ध हो गया जिसको कहना चाहिए। और जितना पढ़ता गया उतना और समझ में आया। हर एक चीज़ चूँकि नई थी, और एक किसी को भी दुनिया, मतलब पूरे इंडिया में बहुत कम लोगों को भारत में पता था कि ऐसी इतनी बड़ी कोई म्यूटिनी हुई थी, बगावत हुई थी, ये किसी को इतना अंदाज भी नहीं था। तो हर चीज़ लग रही थी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि भाई, तो और उतने चाव से और लगाव से काम शुरू किया। जितना पढ़ा उतनी नई नई चीज़ें आई। मैं तैयार हो गया, किताब करीब करीब खत्म। ये 3 साल पहले की बात है, 3-4 साल, साढ़े 3-4 7 साल लगे मुझे इस किताब को जी। शोध करके लिखने में। तो जब वहाँ पहुँचा तो एकाएक मुझे एक
लोगों मित्रों को तो पता ही था कि भाई इस तरह का काम कर रहा हूँ मैं, दुनिया भर में जहाँ जहाँ जो भी हमारे संपर्क था, कांटेक्ट था, लोगों को फ़ोन करता था। मतलब नहीं भी मुझसे जुड़े हुए हैं तो भी कहता है यार कुछ अगर पता हो, कोई उस तरह तुम्हारे कोई दोस्त हो, कोई उसके फादर हो वो इन्वॉल्व थे तो बताओ। तो उस समय कुछ बॉम्बे से मेरे पास सीआईडी ब्रांच के पुलिस के कुछ दस्तावेज आए हमारे पास। जब उसको पढ़ना शुरू किया तो ये देखा कि तो बिल्कुल ही मतलब उसमें नए लोग थे, नए लोगों का अभी तक तो एक ही पता था, एक ही किताब है, बीसी दत्त ने एक किताब लिखी है, म्यूटिनी ऑफ द इनोसेंट। हाँ, तो ये हुआ कि बीसी दत्त थे भी, बीसी दत्त ने ही शुरू किया था सब, लेकिन उन्होंने नाम कुछ ऐसे बंगाली थे तो वो देव को देव बुलाते थे। तो अब वहां पर एक मैंने देखा ऋषि देवपुरी करके था, वो इनके साथ शुरू में था, काम से करता था। और मतलब साथ का ही सब सिपाही, मतलब नेवल म्यूटिनी में नेवल रेटिंग ही नहीं था, लेकिन उनका बड़ा अच्छा मित्र था। उन दोनों ने ही ये जो तलवार एक वहाँ का एस्टैब्लिशमेंट था, जो शिप नेवल एस्टैब्लिशमेंट, उनकी दीवारों पर ये सब क्विट इंडिया, डाउन विद ब्रिटिश, ये सब जो इनकलाब जिंदाबाद, ये सब स्लोगन इन दोनों ने लिखा था। लेकिन उसने हमेशा रेफर किया देव। तब ये देव मुझे समझ ही नहीं कौन है देव। बाद में जब ये डॉक्यूमेंट्स आए वहाँ से बॉम्बे से, तो ये पता लगा ये देव तो ऋषि देवपुरी है। और ऋषि देवपुरी को जब मैंने और 2-3 महीने 4 महीने को पढ़ा तो पता लगा वो ऋषि देवपुरी कौन है। वो हमारे जो इंडिया टुडे के ओनर है अरुण पुरी, उनके सगे चाचा है। तो मैंने उनके तो मैंने उनको भेजा ये सब कि भाई ये क्या आपके कुछ बोले, हाँ ये तो हमारे चाचा है और ये हमसे कहते थे कि हमारा बहुत हाथ था फ्रीडम स्ट्रगल में, स्वाधीनता संग्राम में हमने ये किया हमारे, लेकिन हम लोग को मानते नहीं थे क्योंकि बुजुर्ग हो गए थे। ये सोचा कि भाई सर मतलब लहार है, इसी तरह की चीजें। तो लेकिन जब उन्होंने देखा, लोगों के नाम पढ़े, तब वहां से पता लगा कि एक इसके अलावा और भी लोग ऊपर आए कि जैसे कुसुम नायर और पीएन नायर करके थे, 2 हस्बैंड वाइफ थे। दोनों वाइफ तो कायस थी, लेकिन हस्बैंड जो थे वो पंजाबी थे, और लेकिन नायर लिखते थे और बॉम्बे में रहते, दोनों काम कर चुके थे नेवी में। इन लोगों ने अपने अपने फ्लैट में, जो कि मरीन ड्राइव पर रिवेरा करके फ्लैट था नंबर 2 पे, वहाँ ये लोग का जमघट होता था। वहाँ पर ये कैसे आते थे नौसैनिक, ये सब वहाँ से जो एक चाव आया, जो इंटरेस्ट आया, जो आया, वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ। आपने अपनी इस किताब में बहुत मार्मिक ढंग से बहुत सारी घटनाओं को लिखा है। साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आपने जोड़ी है कि उस जमाने में, मतलब एक तो जब वह विद्रोह हुआ या बगावत हुई, उसको किस तरह से मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के झंडे भी लगाए गए वहां पे, और उन लोगों ने एक कोशिश की। आपको क्या लगता है, ये किताब पढ़ते हुए हर भारतीय के मन में ये आ सकता है कि पुस्तक पढ़ते समय ये सवाल आ सकता है, या जिसने भी जो ये पढ़ेगा फिर धीरे धीरे अपने इतिहास को अगर जानने की कोशिश करेगा तो उसके मन में एक आक्रोश सा होता है कि जो राष्ट्रनायक थे, चाहे वह पंडित नेहरू थे या सरदार पटेल थे या गांधी थे या जिन्ना थे, जब हमारे युवा लोग या उस जमाने में जो लोग विद्रोही थे और उनसे सरदार पटेल ने ये वादा किया था, आपने इस पुस्तक में भी इस बात का जिक्र किया है कि उनका साथ दिया जाएगा, तो ऐसी क्या वजह थी कि आजाद भारत में उनको वह सम्मान नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए, जबकि सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को हम आज तक अभी भी इज्जत देते हैं और बहुत ही सम्मान के साथ देखते हैं, लेकिन उनकी याद में न तो देश में कोई उस तरह का बड़ा आयोजन होता है, मतलब दशकों तक नहीं हुआ। बाद के दिनों में आपने उसका बाकायदा उल्लेख किया है, इसकी क्या वजह आप पाते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊंगा कि जो भावनाएं आपने एक इंट्रोडक्शन में दी कि आपको रोना भी आ रहा था, गुस्सा भी आ रहा था, उनका दया भी आ रही थी, ये सब जितने भी शेड्स और फीलिंग की इमोशन था, ये सब के थ्रू मैं खुद
उस दौर से गया मैं। तो मुझे तो वही सफलता लगती कि आपने पढ़ के भी वही फीलिंग ली जो मैं जिस फीलिंग से मैंने लिखा है। तो जो भी इसको पढ़ेगा वो सबको ये सब आक्रोश भी है, तकलीफ भी है और दया भी आती है इन सब पर। तो ये सब एक तरह से ये बच्चे थे 16 से और 24 साल के बीच के। इन्होंने सोचा कि भाई चारों तरफ पूरे समाज में ये हो रहा है कि आईएनए है, देखो वो लोग कैसे सोल्जर होके भी रिबेलियन किया, उन्हें विद्रोह किया और ब्रिटेन की सरकार के विरुद्ध वो लोग इतना कुछ अपने आप को रिस्क लगाया है, और तुम लोगों उसी ब्रिटिश सरकार के पैसे खा रहे हो। और तो एक तरह से चारों तरफ उनकी हंसी भी उड़ती थी। दूसरा उनको खुद भी लगा कि भाई हम लोग सब कुछ करते हुए अपनी भारत माता के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने ये डिसाइड किया, कुछ ये नहीं कि पूरे 20,000 लोगों ने, उन्होंने जो शुरू तो हुआ था 5-10 से, फिर वो 300-400 पहुंच गए थे। ये एक डेढ़ महीने के अंदर अपने आप को आज़ाद हिंदी बुलाने लगे थे, अपना नाम भी उन्होंने आज़ाद हिंदी रख लिया था। उन्होंने ये सोचा कि जो रॉयल इंडियन नेवी है इसको हम ब्रिटेन से खींच के और अपनी भारत माँ को सौंप देंगे। बच्चे थे, इनोसेंट थे, उस समय बनता था जो परिपक्व मैच्योर जो पॉलिटिशियन थे उनका बनता था उनको डायरेक्शन दे। उसके बाद अब ये कहना तो बड़ा, ये तो खाली एक एनालिसिस कह सकता हूँ। 75 साल बाद उस चीज को किसी को ब्लेम करना वो तो नहीं, लेकिन जो हुआ था वो मैंने लिखा। अब हुआ क्या कि उस समय ये चाहे जिन्ना साहब की मुस्लिम लीग हो चाहे कांग्रेस हो, ये एक तरह से डिस्कशन में थी ब्रिटेन के लोगों के साथ, ब्रिटेन की अथॉरिटीज के साथ। और ये उनको लग रहा था कि अब ये स्वतंत्रता तो हमें, ये बस थोड़े दिन की बात है, इट इज इमिनेंट, होना ही है। तो ये उनका ये था कि हम कुछ ऐसा काम ना करें कि जिससे कि वो चीज़ जो है हमारी जो एक नाव है वो डगमगा जाए। वो एक तो रिस्क नहीं लेना चाहते। दूसरा क्या था, उस समय कांग्रेस जो थी वो इस चीज़ में बिलीव करती थी कि जो मूवमेंट उन्होंने शुरू नहीं किया है या जो मूवमेंट उनसे वो लीड नहीं कर रहे हैं, वो उसका कोई मतलब नहीं है, खाली कांग्रेस कर सकती है। और वही चीज मुस्लिम लीग ने मुस्लिम लोगों को कह रखा था कि जो भी होगा कि मुसलमान लोग जो भी करेंगे, चाहे पाकिस्तान के लिए करेंगे, चाहे अपने इंडिपेंडेंस के लिए, स्वाधीनता के लिए करेंगे, वो हम ही लोग मुसलमान के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो इस तरह का कुछ माहौल ये था कि उन्होंने किसी और को 40 साल 50 साल तक सड़क पर रह के और हर तरीके का मूवमेंट किया, चाहे वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, चाहे सॉल्ट मूवमेंट था, चाहे इतनी मूवमेंट था, अपनी रिस्क की थी लाइफ। वो नहीं चाहते थे कि किसी तरह इसका श्रेय जो है इन बच्चों पर वो इसलिए कि किसी भी माहौल में शांति प्रिय चीज को उतनी जगह नहीं मिलती है जहां जितनी अशांति प्रिय चीज को मिलती है। जहां पर वायलेंस होता है वो पहले आप ही लोग से आप देखिए अपने न्यूज़पेपर की और अपने टेलीविजन न्यूज में, जहां पर हिंसा होगी वो पहले ऊपर आती है, जो अहिंसा वाली बात उतनी नहीं आती है। ये फैक्ट है ये। तो ये इसलिए उनको ये लगा कि भाई इनको सब श्रेय मिलेगा। ये कोई पहली बात नहीं थी, ये प्राइमरी बात नहीं थी। प्राइमरी बात तो ये थी कि द इंडिपेंडेंस वाज इमिनेंट एंड दे कुड नॉट रिस्क कि भाई ये हम उसको टू रॉक द बोट, लिटरली टू से। ये रीजन था ना। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो मैं मानता हूँ कि भाई आप वहाँ वो लोग बहुत ज़्यादा मेच्योर थे, उन्होंने दुनिया देखी थी, वो वाइस रॉय से भी मिलते थे, वो गवर्नर से भी मिलते थे और हर तरीके की बात, उनकी कम्युनिकेशन होता रहता था। वहाँ तक तो ठीक था। लेकिन जब स्वाधीनता मिल गई जी, तो उसके बाद भी इन बच्चों को वापस नहीं लिया गया। जब भी इन्होंने कहा, इन्होंने नेहरू जी को लिखा, इन्होंने पटेल साहब को लिखा, इन्होंने शंकर मिस्टर मेनन को लिखा जो हमारे डिफेंस सेक्रेटरी होते थे, उनको भी लिखा बाद में कि भाई अब एक बागी ने तो यहाँ तक लिखा कि आप लोग सड़क पर स्वाधीनता संग्राम में उतरे, आप लोगों ने इतना काम किया
और उसी तरह हम लोग भी सड़क पर उतरे, हम लोगों ने भी काम किया। लेकिन आप देखो, आप तो प्राइम मिनिस्टर बने हुए हो और हम लोग को ऊपर सड़क पर हमको खाने को भी नहीं है। ये भी वो चिट्ठी मैंने डाली है किताब जी जी डाली है वो, इसीलिए मतलब वो बहुत ही मतलब वही प्रसंग बहुत मार्मिक है। मतलब आप ये सोचिए कि जिन लोगों ने देश के लिए अपनी उम्र को, अपने भविष्य को, किसी चीज को नहीं देखा उस समय, ठीक है विद्रोह खाने से शुरू हुआ, 10 लोगों ने शुरू किया, लेकिन पूरे देश में जिस तरह से फैला, उनका अंतिम उद्देश्य तो यही था कि हम देश को आजाद करा लेंगे। अपने लिए तो वो कोई लुटेरे नहीं थे। तो जब देश आजाद हो गया तो कम से कम उनको उनका सम्मान और उनकी नौकरी, उनके पद, उनके प्रमोशंस जो डिफेंस में होता है, आमतौर पर दूसरे युद्धों में होता है, और जो हमने सिविलियंस को दिया, जो लोग आंदोलन में शामिल थे, स्वतंत्रता सेनानियों को देश ने आज भी उनका सम्मान करता रहा है। तो इन लोगों को जो वाकई थे, जिन्होंने बगावत के पीछे उनका उद्देश्य अपने लिए कुछ हासिल करना नहीं था, ठीक है नौकरी के लिए सैलरी एक बात थी, खाने का भत्ता एक अलग चीज है, लेकिन अंतिम उद्देश्य उन्होंने झंडा तो फहराया था इन्हीं लोगों का। तो वो क्या वजह, वो देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये जो इसको थोड़ा सा ट्विस्ट बदनाम भी किया गया इस बगावत को, ये कहा गया कि ये खाने से शुरू हुआ। जी बात ये नहीं है। बात मैं अब आपका 5 मिनट और मैं समझाऊं कि ये 1939 1939 में जब विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, उस वक्त खूब जबरदस्त मोबिलाइजेशन हुआ, खूब रिक्रूटमेंट हुआ कि और भर्ती किया जाए खूब लोगों को। भारत से ज़्यादा, इंडिया से सस्ता सोल्जरिंग रिसोर्स इनको कहीं मिल नहीं सकता था। वहाँ पर उस समय खूब इश्तहार निकाले गए, खूब एडवर्टीजमेंट निकाले कि आप मतलब यहाँ तक कि उनके पिताओं को, फैमिली को डायरेक्ट किया कि भाई भेज दो बच्चों को यहाँ पर, उनका भविष्य बन जाएगा, 2 साल में ऑफिसर हो जाएंगे, तब फला फला करके मतलब काफ़ी उन्होंने उनको सपने दिखाए। उस सपने देख के ये और कि उनको ये मिलेगा और इस तरह का रहने का होगा, इनकी ज़िंदगी बन जाएगी, इस तरीके की बात हुई। खूब जबरदस्त, कहाँ 3000 लोग थे, उससे करीब करीब 30-32 हज़ार लोगों को 6 महीने के अंदर इन्होंने रिक्रूट किया, भर्ती किया उसको। वे 2 महीने के अंदर ज्वाइन करने के इन लड़कों को जो छोड़ के अपना घर आए थे, चाहे वो गांव में थे, चाहे उनके फादर अनलेटर्ड थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन गांव और खेत था, लेकिन उनकी ज़िंदगी फिर भी ठीक थी, जो भी थी, पैसा नहीं था, ठीक है। लेकिन जब उन्होंने देखा यहाँ आके तो 2 महीने के अंदर उनको ये रियलाइज़ हो गया कि ये तो एक तरह का मतलब हेल है यहाँ पर तो हम जो स्वर्ग की बात कर रहे थे, तो यहाँ तो नरक में हम लोग को आया। तो उन्होंने चिट्ठियाँ लिखनी शुरू कर दी। मेरा ख्याल तो जो बगावत की बीज उसी दिन बोई गई थी जिस दिन उनको इस गलत प्रॉमिस करके और रिक्रूट किया गया। चलिए वो भी चलता रहा, जहाँ पर उसी रैंक के जो अंग्रेज थे वो एक कमरे में 10 रहते थे, तो इनको 25 लोगों को रखाया जाता था। इनको खाने में कंकड़ रहे, पानी में ज़्यादा हो गए, कम हो गया तो चलो पानी मिला दो, पानी का खाने का ये होता था। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था कि आप अगर अंग्रेज हैं तो आपको अंग्रेज जिस तरह की बातें करते थे हिंदुस्तान जैसे, मतलब उनसे झाड़ू लगवाना और ऐसी चीज़ें जो एक अच्छे घर के लोग नहीं कर सकते थे उस वक्त, ये सब उनसे करवाया। ये उन्होंने डायरेक्शन, ये लोगों को मतलब परसेप्शन ये दिखा दिया कि ये तो खाने की वजह से हुआ है, जबकि वो चीज़ सिमर कर रही थी 4 साल तक, 3-4 साल तक हो रही थी। 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ 8 अगस्त 1942 को, तो उस दिन हमारे गांधी जी ने डू और डाई करके एक उन्होंने नारा दिया। हाँ, उसके कुछ ही घंटों बाद इन सबको अरेस्ट कर लिया गया, सब बड़े लीडरों को अरेस्ट कर दिया गया। कुछ लोग जो यंग थे, जैसे अरुणा आसफ अली हो गई, जयप्रकाश नारायण हो गए, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, इस तरह के जो यंग टर्क थे वो सब अंडरग्राउंड भी बहुत से हो गए। उसमें खास कर थी
अरुणा आसफ अली जी, वो अंडरग्राउंड चली गई और अंडरग्राउंड में कांग्रेस रेडियो और अखबार निकालना, और यहाँ तक कांग्रेस ब्रिटिश सरकार ने किया कि उनकी जितनी जमीन जायदाद थी वो जब्त कर ली, उनके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम लगा दिया, फिर भी वो बाहर नहीं आई। और जब ये बात है 45 की, जब 45 में जब इन लोग सबको छोड़ दिया तो गांधी जी ने आह्वान किया, इनको कहा कि देखो भाई, सुना है कि तुम्हारे बिल्कुल स्केलेटन हो गई हो, तुम्हारे तो हड्डियां दिखाई दे रही, जो मुझे पता लग रहा है, तो ये अब तुम बाहर आओ, अपने को बचाओ, तुमको ये स्वाधीनता संग्राम में तुम्हारी जरूरत है। तब वो बाहर आई, लेकिन बाहर आई तो उन्होंने पहला काम उनका ये हुआ कि भाई कोई रेडिकल काम किया जाए। उनके तब तक पूरे हिंदुस्तान में भी और कांग्रेस में भी थोड़ी हलचल सी मच गई थी कि ये शांतिमय चीज़ ये कहीं हम लोग को ले जा नहीं रही है। तो जो यंग लोग थे उन्होंने ये हुआ कि भाई अब हम कुछ और शुरू करें, थोड़ा रेडिकल तरीके से इसको लिया जाए। उस समय इनकी मुलाकात हुई है नौसैनियों से, जो खुद ही नौसैनिक से, हाँ ना, मतलब ये जिनको रेटिंग्स बोलते हैं, उनसे हुई। और तब इस तरह से ये सब कुछ डेवलप हुआ और म्यूटनी का 2 महीने पहले कुछ ऐसी बहुत सी चीज़ें हुई जो मैं जाऊंगा तो फिर और आधा घंटा लग जाएगा, लेकिन ये है कि वो लोग जो स्लोगन राइटिंग होती थी, ये लोग बच्चे जो थे ये बड़े मतलब अपने हिम्मत से काम किया, उन्होंने बड़ा करेज वाला, साहस वाला काम किया। तो ऐसे करके इस पुस्तक में एक खास बात जो दिखाई पड़ती है वो ये कि जिस समय की हम बात करते हैं 1945-46 की बात कर रहे हैं, उस समय सांप्रदायिकता के नाम पर भारतीय राजनीति कई हिस्सों में बढ़ चुकी थी, खासकर 2 बड़े हिस्सों में बढ़ चुकी थी, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच बंटवारे की बात, पाकिस्तान की बात, सारी बातें हो चुकी थी। अंग्रेजी शासन लगभग सोच चुका था कि उसे डिवाइड करना है। आपने इस किताब में इस बात का उल्लेख किया है कि उस आंदोलन के दौरान इस तरह का भेद खत्म हो चुका था, कम से कम इस आंदोलन के बीच में। खासकर जो कामगार तबका है, चाहे वह पूरे बॉम्बे की सड़कों पर जो सिविल मतलब सामान्य लोगों ने जो इन्हें समर्थन दिया, और जहाजों पर भी जो धार्मिक बंटवारा था वह एकदम खत्म हो चुका था इस आंदोलन की प्रक्रिया में। कराची यूनिटी नॉट म्यूटिनी आपने जो अध्याय लिखा है, मैं चाहता हूं कि इसके बारे में जरा आप हमारे दर्शकों को बताएं कि एक तरफ सांप्रदायिकता की आग पूरे देश को झुलसा रही थी, तो दूसरी तरफ ये युवा इस बात से बेखबर थे और इनके दिमाग में केवल ये था कि नहीं, देश आजाद हो या हमें अभी स्वतंत्रता मिल जाए, कल नहीं अभी, इनकलाब जिंदाबाद से लेके जो नारा था। जी, तो देखिए, 1-2 रेटिंग्स ने, ये नेवी वाले रेटिंग्स ने ये लिखा भी है और बड़ा अच्छा सब उसका एक एग्जाम्पल दिया है कि हम लोगों को एक बड़ा सा बर्तन दे दिया जाता था, उस बड़े बर्तन में बीच में दाल डाल दी जाती थी, हम सब चारों ओर को बैठाया जाता था। हमारे बगल में मुसलमान होता था, एक तरफ ईसाई है, सिख है, दलित है, चाहे कोई भी हो, उस समय हमारे को और रोटी दे दी जाती थी। उसी रोटी को हम उस दाल में डालते थे, वो जो मतलब एक दाल थी सबके लिए, उसमें डालते, तो जो हमारी रोटी थी वो उसी दाल में खाते थे। जो एक मुसलमान खा रहा है, चाहे हिंदू खा रहा है, चाहे ईसाई खा रहा है, चाहे सिख खा रहा है, चाहे कोई भी कास्ट का हो, चाहे कोई भी हो, ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय है, चाहे दलित है, वो तो क्या उसने लिखा है कि इस तरह की जब एक्सरसाइज होते होते हम लोग रोज ऐसे करते थे, तो उससे बहुत बड़ा एक हम लोग को ये हुआ कि इसमें कोई फर्क नहीं है, हम लोग न धर्म कोई हमको अलग कर सकता है, न जाति अलग कर सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा इनके पास एक वो था। और जब ये लोग जब गए वहाँ पर, इस बगावत का जो इन लोगों ने एक कमेटी बनाई, इसको बुलाया था सेंट्रल स्ट्राइक कमेटी, नेवल सेंट्रल स्ट्राइक कमेटी। उसका जो प्रेसिडेंट था वो मुसलमान था, MS खान करके, जो शायद बाद में वो पाकिस्तान उसने वहाँ चले गए। उसके जो नेक्स्ट थे वो मदन सिंह थे।
मदन सिंह सिख थे, मोने सिख थे, लेकिन वो प्रैक्टिसिंग सिख थे। हाँ, इस तरह से अब आरडी पुरी जो थे वो पंजाबी हिंदू थे। तो इस तरह से इनमें कोई आपस में ये नहीं था कि आप मुसलमान हो गए। तो ये जब बाहर निकले थे एक साथ लड़ने के लिए, उस समय कोई ऐसा नहीं था। आज उसके बाद यहाँ तक फर्क नहीं रह गया था कि हम नौसेना के हैं तो ये एयरफोर्स के हैं कि ये आर्मी। अगर ये एक हफ्ता और चल जाती तो एयरफोर्स ने वैसी बगावत कर ली थी, 1500 लोग आ गए थे वहां पर, और आर्मी से इनकी बात चल रही थी। वैसे ही आप मराठा आर्मी ने मना कर दिया था कि हम गोली नहीं चलाएंगे इन पर, तो अंग्रेजों को अपनी बटालियन बुलानी पड़ी थी। तो इस तरह से जो चाहे कितना भी पॉलिटिक्स में या दुनिया में मतलब हिंदुस्तान में हो रहा हो, इन सब के बीच में, यहाँ तक कि आप बम्बई के भी जो लोग थे जो सड़क पर आए, उसमें ईरानी रेस्टोरेंट वाले थे, उन्होंने सब पैकेट बना बना के इन बच्चों को दिया और कहा कि आपको खाना नहीं मिल रहा, यहाँ से लो खाना लो, या फेंकते थे दीवार के उस तरफ कि उधर तलवार में चला जाए, लोग वहां से इकट्ठा कर ले। तो इनके बीच में कोई नहीं था। यही मेरा एक कहना है कि अगर ये चलता रहता तो शायद एक नई लहर आती उसमें, कि जिसमें मतलब सांप्रदायिकता भी खत्म हो जाएगी। जी, सांप्रदायिकता भी खत्म हो जाती, धार्मिक भेदभाव भी खत्म हो जाता। आपने कभी इस बात को, इस किताब को लिखने के सिलसिले में जो वर्तमान अभी जो नेवल ऑफिसर हैं या जो लोग नौसेना के चीफ हैं, उनका मतलब वर्तमान जो सरकार है वो कहती है कि वह ज्यादा राष्ट्रवादी है और राष्ट्र के नायकों को या स्वाधीनता आंदोलन में जिन लोगों ने काम किया है नए सिरे से व्याख्यायित करने की बात कर रही है ये सरकार। क्या आपने इस तरफ कोशिश की या कुछ लोगों से बातचीत की कि इस पूरे आंदोलन में जो युवाओं की भूमिका थी उन पर अब की सरकार जब वो कह रही है कि हम पुरानी चीजों को बदलना चाहते हैं और जो वास्तविक चीजें हैं उनको लाना चाहते हैं, तो क्या उसने कोई उत्साह दिखाया इस पुस्तक को लिखने के क्रम में, या लिखने के बाद किसी ने आपसे संपर्क किया हो, या आपने अपनी ओर से कोशिश की हो कि नहीं भाई, इन लोगों को जो स्वतंत्रता आंदोलन के इतने बड़े नायक थे जिन्हें उनका सम्मान 1947 या 1950 या 1952, 55, 56 तक नहीं मिल पाया, कम से कम आज के दौर में आप जो लोग थे अब वो जा चुके हैं, सारे लोग 75 साल बाद ये देश उनको क्या दे सकता है उन युवाओं को। आपने बाकायदा जिक्र किया है, उन लोगों का जिक्र किया है, कौन से लोग कहाँ हैं। ये पुस्तक में पूरी बात इसलिए अपने दर्शकों को नहीं बता रहा हूं क्योंकि वो इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ें तो समझ सकेंगे कि वाकई ये कितनी बड़ी बात लिखी गई और कितनी मेहनत हुई। और आप इसे पढ़ते समय वाकई, जैसा मैं कह रहा हूं, केवल मेरी बात नहीं है, आप कभी रोएंगे, कभी हंसेंगे, कभी आपको देशभक्ति की भावना से अभिभूत हो जाएंगे और कभी आपको बहुत आक्रोश आएगा, आपको लगेगा। और अपने ऊपर कई बार यह पुस्तक इस बात का अपराध बोध भरती है हमारे अंदर कि हम आजाद भारत के जो लोग हैं, आज हम इस स्थिति में हैं, इतनी अच्छी स्थितियों में हैं। वाकई हमारे लिए किन लोगों ने अपना यौवन, अपनी आजादी, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया सिर्फ उस जज्बात में कि ये देश हमारा आजाद हो जाएगा, हम आजाद हो जाएंगे, और देश ने उनको बदले में क्या दिया। तो जो मूल सवाल है जी बताएं उस पर कि क्या आप। देखिए, ऐसा है कि जहां तक सरकारों का मामला है तो वो जो भी इतिहास लिखती है उस समय की जो सरकार चाहती है वही होता है। उस समय कांग्रेस सरकार नहीं चाहती थी कि ये मामला ऊपर आए, और उसका हम जिक्र पहले कर चुके हैं कि क्या क्या कारण थे, तो इसलिए ये चीज़ बाहर नहीं आई। ये एक खाली हिस्टोरियन जो है, ज़्यादा जो शोध करते हैं उनको पता है कि, और वो भी थोड़ा बहुत, किसी ने इतनी कोशिश नहीं की कि भाई नेशनल आर्काइव में जाके और या नेशनल मैरीटाइम लंदन में जाके या ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन में जाके पेपर निकाल के जरा पढ़ें, जरा वो करें, जरा और उस पर शोध करें। ये ऊपर ये था कि ये खाने के कारण, बुरे खाने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था,
इसलिए ये बगावत हो गई। इस बगावत को कोई मतलब पर ही नहीं लगने दिया, उसको वहीं का वहीं दबा दिया गया, क्योंकि ये कांग्रेस उस समय नहीं चाहता था। जी आज की सरकार अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, और करेगी तभी जब उनको कोई वोट बैंक की फायदा होगा। देखिए सच बात यही है, कोई सरकार ये सब चीज को के लिए अगर उनकी फिलॉसफी वही है, अगर वो सोचते हैं कि इससे उनको कोई फायदा हो सकता है, तब उसको जरूर करेंगे। मेरे किताब लिखते समय या लिखने के बाद या उसके प्रकाशित होने के बाद किसी ने कोई मुझसे संपर्क नहीं किया, ना मैंने किसी से संपर्क किया। ये एक सत्य है जो मैं सामने लाना चाहता था। जी जी लेकिन अब वो क्यों कैसे हुआ, हो सकता है सरकार ने खुद ही सोचा हो इस बात को, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन ये है कि अब की 26 जनवरी को पहली बार 75 साल के बाद पहली बार एक झांकी बनी। उस झांकी में ये नौसेना विद्रोह का एक खास जगह दी गई। ये बहुत बड़ी बात है कि कम से कम 75 साल में ये हुआ। आज की सरकार नहीं चाहती उसको तो न करती, लेकिन क्यों कर रही है ये कहना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कहीं ना कहीं फायदा ही होता है तभी लोग करते हैं ये कुछ। और तो ये जरूर है कि आज की सरकार ने इसको रिकग्निशन दिया है। अब वो किताब निकलने के बाद या किताब के बारे में तो 2 साल से चर्चा हो रही है। मैं लिखना शुरू कर दिया था इसके बारे में, सोशल मीडिया में जब इंटरव्यू देता था, कभी मैगजीन्स ने कभी काफी एक्सर्प्ट्स निकाले या मुझे एसेज लिखने को कहा, तो वो सब मैंने किया। तो 2 साल 2.5 साल से चल तो रहा ही था। अब उसकी वजह से हुआ या क्या हुआ, लेकिन हुआ जरूर, और वो बड़ी अच्छी बात है कि आज 26 जनवरी को इसको इतना महत्व दिया गया। और वही नहीं, ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव जो सरकार कर रही है उसमें इसको एक अच्छा हिस्सा दिया गया है। तो ये मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि ये सब कुछ हो रहा है। मुझे कई निमंत्रण आते हैं नेवल यूनिट से, कभी जामनगर हो गया, चाहे उनका INA स्कूल है वहाँ से आता है, या कहीं से मैं जितने में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ करता हूँ। तो ये जो अवेयरनेस जरूर आई है, इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार ने इस बारे में ध्यान दिया है। और अवेयरनेस क्या है, उसका कारण क्या है, ये तो वही बता पाएंगे। नहीं, ये एक अच्छी बात है। कारण चाहे जो भी रहा हो, जी बिल्कुल। अगर हम ये कहते हैं कि स्वार्थपूर्ण, अगर सैकड़ों सालों बाद ब्रिटिश सरकार जलियांवाला बाग के लिए माफी मांग सकती है, अगर पोप इस बात के लिए माफी मांग सकते हैं जो हत्याएं हुई थी यहूदियों की, तो अगर आज की सरकारें एक जैसी होती हैं, आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन अगर किसी भी स्वार्थवश भी अगर यह सरकार यह मानती है कि नहीं, वह आखिरी स्वतंत्रता संग्राम था, वह बगावत या विद्रोह से भी आगे की बात थी, परे था, जो हम आजादी के आंदोलन के जो दीवानों की बात कहते हैं, तो वह सम्मान किसी रूप में भी लाए, कोई भी सरकार लाए, यह स्वागत योग्य है। और आपने झांकी का जिक्र किया, मुझे भी याद आया कि यह झांकी 26 जनवरी की परेड में शामिल थी। और आपने तो अपनी पुस्तक पर बहुत ही प्रमुखता से लिखा है। मैं ये जो इसका कवर चित्र है, इसके बारे में भी एक विस्तृत पन्ना है इसमें, मैं चाहूंगा कि उसके बारे में भी जरा आप बताएं दर्शकों को हमारे कि ये कितना महत्वपूर्ण चित्र है। और इसके साथ साथ यह पुस्तक हिंदी में कब आ रही है, ये मैं जरूर जानने की जिज्ञासा है, क्योंकि हमारा कार्यक्रम हिंदी का है। सामान्य तौर पर हम हिंदी पुस्तकों की ही चर्चा करते हैं, लेकिन कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिन पर भाषा का कोई भी बैरियर काम नहीं करता, वहां बंधन टूट जाते हैं। तो इसलिए हमने आपसे बात की और इस पुस्तक की चर्चा की। तो दोनों बातें बताएं। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। मुझे अब मैं हिंदी में उसका शब्द नहीं ढूंढ पाऊंगा, हम लोग आजकल आधी हिंदी आधी अंग्रेजी बोलते हैं, बट आई फील ब्लेस्ड कि इस किताब को जो किया, तो मेरा कुछ जो मेहनत थी और धीरे धीरे सफल हो रही है। आप लोग जैसे लोगों के अटेंशन में आई कि ये किताब, और आपने इस पर पूरा कार्यक्रम किया, इस बावजूद इसके कि जब आप खाली हिंदी का करते हैं और ये अंग्रेजी में है। तो चलिए शुरू करते हैं हम कवर की पिक्चर से। ये चित्तो प्रसाद करके एक लेफ्टिस्ट आर्टिस्ट होते थे।
जो कि चिटगांग में थे। उसके बाद बॉम्बे आए। बॉम्बे में बड़े लोग अभी भी जिंदा है जो उनको याद रखते हैं कि बड़ा बड़ा मेहनत था, बड़ा डेडिकेटेड कम्युनिस्ट था वो, और ये उनकी बनाई हुई तस्वीर है। ये इन्होंने कई वुड कट बनाए, ब्लैक एंड वाइट ग्राफिक्स बनाए लेकिन ये 2 पेंटिंग भी की थी ये विद्रोह पर। तो ये मुझे एक किसी कैटलॉग में मिल गई, और उस कैटलॉग मैंने देखा, ये तो वही चीज़ है बिल्कुल जिसके बारे में लिख रहा हूँ। और ये जो चित्तो प्रसाद थे, इन्होंने, ये बड़े मतलब दबंग आदमी थे। इन्होंने जब बंगाल में फैमिन हुआ, भूखमरी हुई, जब जो कि लार्जली ब्रिटिश ट्रिगर्ड थी, तो वो उस समय ये एक फोटोग्राफर के साथ, वो खुद भी बड़े नामी फोटोग्राफर थे, उनके साथ पूरे बंगाल का दौरा किया, और उन्होंने एक किताब कंपाइल की कि भूखा बंगाल करके उन्होंने किताब बनाई, एक अच्छी बड़ी की, और खुद पब्लिश की। उस समय कौन इस तरह की किताब पब्लिश करता है, वो चर्चिल की बनाई हुई भूखमरी थी, उस पर कौन किताब हो सकती थी। इन्होंने किताब बनाई, 5000 कॉपी अपने पैसे से उसको प्रिंट किया गया। जब पता लगा सरकार को, ब्रिटिश सरकार को, कि ऐसी किताब आ रही है, उन्होंने पूरी की पूरी किताब जब्त कर ली। एक लक की बात थी कि एक कॉपी कहीं अलग पड़ी हुई थी, वो बच गई, बाकी सब किताबें जब्त करके जला दी गई। तो ये उस तरह के क्रांतिकारी आर्टिस्ट थे, कलाकार थे वो। और ये काफ़ी साल तक उसके बाद इस तरह की इस तरह की पेंटिंग्स और वो करते। तो मुझे लगा कि बड़ा उनसे लगा कि ये सब्जेक्ट मैं और ये सब एक साथ जुड़े हुए हैं, तो इसलिए उनका ये कवर लगा है। और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों को ये पसंद आ रहा है। नहीं, ये अपने आप मैं में भूल गया दूसरी जी, अपने आप में ये बताने के लिए काफी है, क्योंकि ये खबर बताता है। आपने एक नाटक का भी जिक्र किया है। जी, वो नाटक उत्पल दत्त जी का था। उसका जी। नाम था कल्लोल। कल्लोल मतलब ब्लैक वेव कह लीजिए, या हलबल कर लीजिए, या तो वो एक 1965 में, तकरीबन 65-66 में, करीब 20 साल बाद इस क्रांति का मतलब ये म्यूटिनी के बाद उन्होंने एक प्ले बनाया जिसमें खुद वो एक ब्रिटिश ऑफिसर बने थे। और बड़ा गजब का, जो लोगों अभी भी कुछ लोग हैं जो 90s में जिंदा है, उनसे मेरी बात हुई, कहते बड़ा गजब का सेट बनाया था। पूरा शिप जो था वो स्टेज पर फ्लोट कर रहा था, और साउंड इतनी बढ़िया, मतलब बड़ा गजब का था। लेकिन उस समय जो बंगाल में सरकार थी, वो कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार ने शुरू से दबाया था इस चीज़ को। वो इस चीज़ को ऊपर नहीं आने देना चाहती थी, क्योंकि इसमें बड़ी चीज़ें क्रिटिकल थी, मतलब कांग्रेसी लीडर्स के बारे में। और जो सच हुआ था उस समय के, कैसे पटेल साहब ने इनका सरेंडर कराया, और ये कह के कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, और फिर उसके बाद वापस भी नहीं लिया, ये सब कुछ उसने उस प्ले में डाला था। तो कांग्रेस सरकार थी, तो वो बैन तो कर नहीं सकती थी, क्योंकि पॉपुलर बहुत हो गया था ये प्ले। लोग हजारों की संख्या में वहां जाके, रोज भर जाता था, लोग आते थे फिर अगले दिन जाते थे। तो उसको रोकने के लिए इन लोगों ने, जितने युवा कांग्रेस के लोग थे, इन्होंने उसको थिएटर को, बीडन स्ट्रीट पर थिएटर था, उसको घेरा, और लोगों को आने नहीं देते थे। तो इन लोगों ने भी क्या किया कि भाई, जो कम्युनिस्ट तो कब नहीं थे, वो उनकी भी जो यूथ ब्रिगेड थी, वो सब के सब आए और वहां पर खड़े हो गए। खैर दंगा वंगा थोड़ा बहुत हुआ, ज्यादा नहीं, लेकिन रोक नहीं पाए वो लोग। फिर उन्होंने दबाव डाला कांग्रेसी सरकार ने कि ये इसका पब्लिशिंग नहीं होगा, अखबारों में ना आए। तो कई अखबारों में नहीं आया, लेकिन स्टेट्समैन एक अखबार था जो पहले तो अंग्रेजी अखबार था, उसके बाद वो हिंदुस्तानियों के हाथ में था। उन्होंने दबा के लिखा कि ये किस तरह की क्रांति बीडन स्ट्रीट के मिनरवा थिएटर में हो रही है, कितना बढ़िया काम हो रहा है, और ये बड़ा सपोर्ट किया। उस समय इन लोगों ने, चूंकि पब्लिसिटी नहीं देने दे रहे थे ये कांग्रेस की सरकार, इन लोगों ने पोस्टर बनाए। उसमें पोस्टर में बंगाली में ये लिखा था, तुम किस तरफ हो, जिसने देख लिया ये प्ले या जिसने नहीं देखा, ये बताओ। या दूसरा था, जो कि आज तक, जैसे इनकलाब जिंदाबाद हमारे नारा अमर हो गया है, वैसे ही बंगाल में चोलछे चोलबे, मतलब जो चल रहा है वो चलेगा। वो आज तक जब भी कोई मूवमेंट होता है, कोई सड़क पर
जुलूस निकलता है उसमें यही पहले चिल्लाते हैं, चोलछे चोलबे, चोलछे चोलबे। तो ये उन्होंने पोस्टर बनाया, उसमें लिखा चोलछे चोलबे, जो चल रहा है वो चलता रहेगा। तो ये उसके बाद 1 साल तक तो ये चला। 1 साल बाद उत्पल दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया। उनको ये कहने की ये तो सेडिशियस है, ये नहीं, ये किसी ने नहीं कहा कि ये प्ले पर है, लेकिन आप सेडिशियस चीज बोलते हैं, ये करके उनको अंदर डाल दिया। इस तरह का मतलब प्रताड़न वो दबाया जा रहा था उस वक्त भी, क्योंकि ये कांग्रेस सरकार के लिए बहुत सूटेबल नहीं था उस समय। अब जो भी कारण रहा हो, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। नहीं, वो इसीलिए मैंने आपसे इसीलिए ये सवाल किया, और मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि मैं बार बार कपूर साहब के पास इसीलिए जा रहा हूं कि ये सारी बातें जो आप बता रहे हैं, ये इस पुस्तक में इन चीजों का उल्लेख है बाकायदा, और बहुत ही अच्छे ढंग से आप इसको देखेंगे, आप उसी दौर में पहुंच जाएंगे, आप 1946 में पहुंच जाएंगे। या जब आप बता रहे हैं कोलकाता की उत्पल दत्त जी के नाटक की बात, तो जब आप उसका जिक्र करते हैं तो ये पुस्तक में लगता है कि हम उसी समय कलकत्ता में खड़े हैं मिनर्वा के सामने, और वहां पे लाइन लगी है और किस तरह से टिकट मिल रहा है। तो पुस्तक बहुत ही अच्छी भाषा में लिखी गई है। मेरा सवाल था, ये आखिरी सवाल है कि यह पुस्तक हिंदी के पाठकों को कब उपलब्ध करा रहे हैं, चूंकि आप बड़े प्रकाशक हैं और ये इतनी अद्भुत किताब है, ऐतिहासिक किताब है, और ये भारत के हर पढ़े लिखे व्यक्ति के हाथ में जानी ही चाहिए। अपने इतिहास से बेखबर पीढ़ी किसी भी तरह से अपने भविष्य का अच्छा निर्माण नहीं कर सकती। तो मेरा सवाल है कि हिंदी में यह पुस्तक कब आ रही है, क्या आपकी कोई योजना है? जल्दी लाएं और बताएं। देखिए, हम लोग शुरू से अंग्रेजी के प्रकाशक रहे हैं, तो हिंदी में किताबें नहीं की है हम लोगों ने, लेकिन हमारी कई किताबें जो महत्वपूर्ण होती हैं वो ज़रूर दूसरे जो हिंदी के बड़े प्रकाशक लोग हैं वो हमसे राइट्स लेते हैं और पब्लिश करते हैं। ज़रूर हमारे ऑफिस में लोग बात कर रहे होंगे, और यही है कि चूंकि इतनी तो सेल्फिशनेस कर ही सकता हूं मैं कि हमारी अपनी लिखी किताब है, तो नहीं होगा तो हम ही पब्लिश कर देंगे हिंदी में। हाँ, तो इतनी तो, लेकिन यही है कि भाई ये अनजस्ट रहेगा और ऑथर्स के लिए और लेखकों के लिए जिनकी किताब हमने हिंदी में नहीं की है। लेकिन फिर भी ये लगता जरूर है अपनी है तो, लेकिन मुझे लगता है कि ये जल्दी, क्योंकि ये लोगों के जहन में ये बात आ रही है, लोगों के दिल में ये बात लग रही है इस किताब को लेके, तो ज़रूर कुछ ना कुछ ये होगा। और क्योंकि इससे बड़ी किताब है, करीब करीब 1.25 लाख 1.5 लाख शब्द हैं इसके अंदर, तो इसको ट्रांसलेट करने में थोड़ी सी कॉस्ट भी होती होगी कुछ, ये सब ज़रूर ये लोग बात कर रहे हैं। अभी तो 1 महीना हुई है किताब आए हुए भी, तो जरूर कुछ ना कुछ होगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामना है, और मैं ये चाहूंगा कि जब आप हिंदी में इस किताब को लाएं तो इसके कम से कम 2 तरह के संस्करण लाएं। एक किताब जो सस्ते में हो, पेपरबैक में हो, ताकि वो सभी तक पहुंच सके, क्योंकि यह पुस्तक केवल एक किताब नहीं है, यह एक इतिहास है, एक दस्तावेज है हमारी उस आंदोलन का, जिस आंदोलन के बारे में बार बार बात की जानी चाहिए, उन गलतियों को पर विचार किया जाना चाहिए, और इस देश को राष्ट्र के उन नायकों से हो सके तो माफी मांगनी चाहिए कि हमने आपका जो आदर है वह उस समय नहीं दिया, तो कम से कम हम आज दे सकें। अगर आप खुद भी इस पुस्तक को खरीदेंगे और जानेंगे तो यह भी उन्हें एक तरह का प्रयास है उनके प्रति सम्मान देने का। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं इस पुस्तक के लिए, चाहूंगा जल्दी से हिंदी में आए, और धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने इतना समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज खाली मैं आखिरी में कहना चाहूंगा कि मैंने एक गुजारिश किया है पब्लिक प्लेटफॉर्म से 2-1 बार, कि जैसे 26 जनवरी और 15 अगस्त होती है, उस तरह से कुछ 18 फरवरी को भी कुछ हमें महत्व देना चाहिए। कोई एक दिवस साल में 18 फरवरी का जरूर बनाना चाहिए, तो हो सकता है आपके माध्यम से ये बात और लोगों तक पहुंचे। निश्चित रूप से मैं अपने सभी दर्शकों को कहूंगा, और हम अपनी ओर से जरूर कोशिश करेंगे, हम कम से कम साहित्य तक यह कोशिश करेगा कि 18 फरवरी को जरूर भारत के उस आखिरी स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के सम्मान में कोई ना कोई कार्यक्रम जरूर कर सके। हम कुछ नहीं करेंगे तो आपसे चर्चा कर लेंगे, इस पुस्तक का कोई ना कोई अंश साहित्य तक पर, साहित्य आज तक पर लगाएंगे, और हम 18 फरवरी को इसके लिए
अपनी ओर से प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। देश निश्चित रूप से राष्ट्र नायकों के साथ रहेगा, अपने युवाओं के साथ रहेगा और हम अपनी स्वतंत्रता संग्राम को, अपने सेनानियों को देर से ही सही उनका सम्मान जरूर देने की कोशिश करेंगे। आपने यह कदम बढ़ाया है, आपके इस कदम के साथ हम लोग हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर कभी चर्चा होगी, किसी और पुस्तक के बारे में आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप।